आज हम सी ए फाइनल का ग्रुप वन का पेपर वन यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो कि है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 3 इंडेक्स को कवर करता है। पहला 32, 107 एंड 109। इसमें से 16 to 25 मार्क्स तक के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मिनिमम तो 16 मार्क्स रख लो कि पूछेगा ही इंस्टीट्यूट, इससे ऊपर भी जा सकता है। इसलिए हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इस चैप्टर्स को हमें, ये लेंदी है थोड़ा, लेकिन हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और इससे क्वेश्चंस आसानी से एग्जाम में बन भी सकते हैं। थोड़ा लेंदी है, इसे पैसेंस के साथ पढ़ेंगे तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। अभी क्या होता है कि जब हम पहला यूनिट, इसमें 5-7 यूनिट है, जब हम पहला यूनिट कवर करते हैं उसमें से छोटा छोटा डेफिनेशंस वगैरह के भी क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने डाल रखे हैं, जिससे कि हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसको आपको लगेगा कि ये एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, हाँ नहीं पूछ सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सारा कॉन्सेप्ट है, उसे छोड़ करके ये कहाँ जाएगा 2-4 नंबर का क्वेश्चन पूछने के लिए। हालांकि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं, पूछ भी सकता है 4 नंबर में या 2 नंबर में भी पूछ सकता है। लेकिन ये जो छोटा छोटा इलस्ट्रेशंस वगैरह हमें कवर करने से क्या हमें बेनिफिट मिलता है कि जो बड़ा क्वेश्चंस 8 मार्क्स या 12 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन, वो बनाने में हमें ये छोटा छोटा क्वेश्चंस हमें हेल्प करता है। इसलिए जितना भी इलस्ट्रेशंस, जितना भी क्वेश्चंस आईसीआई के मॉड्यूल में दिया हुआ है, हमें एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ना है। उसको चाहे वो डेफिनेशंस का क्वेश्चन हो, थ्योरेटिकल हो, कुछ भी हो, वो हमें आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें ये बेनिफिट मिलेगा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये क्वेश्चंस हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पैसेंस के साथ हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो अभी हम यूनिट 1 का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट कवर करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें क्या है, पहले हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्या बता रहा है क्वेश्चंस, क्या पूछ क्या रहा है। देखो, ए लिमिटेड मेक्स सेल्स ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट ऑफ 45 days. द कस्टमर्स आर इंटाइटल्ड टू अर्न a cash discount at the rate 2% per annum if payment is made before 45 days, and the interest at the rate 10% per annum is charged for any payment made आफ्टर 45 डेज। ठीक है, ए लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड किया है अपने कस्टमर्स को, जिसमें वो 45 डेज का क्रेडिट पीरियड देता है। हाँ, और यदि वो कस्टमर्स 45 डेज से पहले पेमेंट कर देता है तो उसे 2% पर एनम के रेट से उसे डिस्काउंट मिल जाएगा, और यदि वो 45 डेज के बाद जितना भी डिले करेगा उस पर उसको 10% पर एनम के रेट से उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हमें पूछा क्या है, हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चंस में। हमें पूछ रहा है इवैल्यूएट वेदर सच ट्रेड रिसीवेबल्स आर फाइनेंशियल एसेट्स और नॉट। हमें ये पूछ रहा है कि ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो फाइनेंशियल एसेट्स है या नहीं। अब देखो क्या होता है, हमारा चैप्टर ही है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 2 प्रकार का होता है, एक तो फाइनेंशियल एसेट्स हो जाएगा या फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हो जाएगा। एक इक्विटी वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, उससे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि देखो, यदि बैलेंस शीट है, मान लो ए लिमिटेड, क्वेश्चंस में ए लिमिटेड है तो हम ए लिमिटेड का ही बैलेंस शीट कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे एसेट्स होगा, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ होगा इसके बैलेंस शीट में। अब ये क्या होगा, इसमें से बहुत सारा पार्टिकुलर इसके एलिमेंट्स होंगे एसेट्स साइड में, जिसमें कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेब्टर्स होता है यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये सेट जितना भी हो जाएगा ये एसेट्स। अब इसमें से हमें ये ढूंढना है कि फाइनेंशियल एसेट्स हम किसे बोलते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स हम किसे बोलेंगे, क्या हम इसे फाइनेंशियल एसेट्स बोलेंगे, क्या हम इसे फाइनेंशियल एसेट्स बोलेंगे, क्या इसे फाइनेंशियल एसेट्स बोलेंगे? नहीं, सारे को हम फाइनेंशियल एसेट्स नहीं बोल सकते हैं।
यहाँ पे इसके ए लिमिटेड में जो ये ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये हमें पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि जो ये ट्रेड रिसीवेबल्स है या नहीं। क्वेश्चंस ने क्या बोला है, गुड्स सोल्ड किया गया है ए लिमिटेड के द्वारा, जिससे कि ट्रेड रिसीवेबल्स मान लो, मैं मान लेता हूँ कि 1 लाख का इसने गुड्स सोल्ड किया था, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हमने सेल किया, 45 डेज यहाँ पे आ गया। यदि हमें यहाँ पे पेमेंट मिल जाता है ए लिमिटेड को, तो वो 1 लाख रुपीज़ मिलेगा एज इट इज, जितने का सेल किया था, ठीक है। यदि इससे पहले पे करेगा तो उसे एट द रेट 2% पर एनम, ये ध्यान रखना है, 2% पर एनम के रेट से जितना दिन पहले पे करेगा उसके हिसाब से 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा 1 लाख में से। और यदि वो डिले करेगा, इसके बियॉन्ड जितना भी डिले करेगा उस पर 10% पर एनम के रेट से, ये ध्यान रखना, पर एनम के रेट से जितना भी डिले करेगा उस पर पर एनम के दर से, यानी कि 10% पर एनम के रेट से उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब हमें इस सब से हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो हमें सिर्फ पूछा क्या गया है, ये ट्रेड रिसीवेबल्स है या नहीं, सॉरी फाइनेंस, ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ये फाइनेंशियल एसेट्स है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट्स का डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा डेफिनेशन दिया हुआ है। व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट्स? ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इज एनी एसेट्स दैट इज कैश। कैश को फाइनेंशियल एसेट्स में स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है, तो कैश को हमेशा फाइनेंशियल एसेट्स मानेंगे। एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, मैंने बताया था ना यहाँ पे कि यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी दूसरे बॉन्ड में, शेयर्स में, डिवेंचर में, कुछ भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट, तो यदि हम किसी अनदर एंटिटी के इक्विटी में जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसे भी फाइनेंशियल एसेट्स मानेंगे, यानी कि एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। A contractual right to receive cash or another financial assets from another entity। यदि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है कि हम कैश रिसीव करें या अनदर फाइनेंशियल एसेट्स रिसीव करें फ्रॉम अनदर एंटिटी, दूसरे एंटिटी से, तो वो भी हम उसे भी फाइनेंशियल एसेट्स मानेंगे। टू एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल टू द एंटिटी। हम कोई फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज करेंगे या फाइनेंशियल लायबिलिटी को दूसरे एंटिटी के साथ अपने फ़ायदे के लिए, जो हम जिसमें हमारा कंडीशन फेवरेबल कंडीशन होगा, हमारे लिए हमें फ़ायदा होगा, उसे भी हम फाइनेंशियल एसेट्स मानेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल इन एंट्री ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे हम अपने इक्विटीज़ में उसको सेटलमेंट करेंगे, या जो भी हमारा, मान लो हमें कई बार क्या होता है, हम अपना इक्विटी अलॉट कर देते हैं, हम दूसरा कंपनी हमें सेटलमेंट करने के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी को सेटल करने के लिए हमें इक्विटी शेयर अपना इक्विटी शेयर इशू कर देता है पैसा नहीं दे करके, उससे भी हम फाइनेंशियल एसेट्स कंसीडर करेंगे। तो अभी क्या है कि हम इतना डिटेल्स में पूरा फाइनेंशियल एसेट्स का डेफिनेशन वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में पूछा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या फाइनेंशियल एसेट्स है या नहीं। तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, उसी से रिलेटेड बात करेंगे, ये हमें कौन सा डेफिनेशन हमारे काम का है। तो एक एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि ये देखो फाइनेंशियल एसेट्स का जो कैश है, ट्रेड रिसीवेबल्स को देखो, एग्जांपल्स में ट्रेड रिसीवेबल दे ही दिया है, फाइनेंशियल एसेट्स है। तो हमें जो यहाँ पे ए लिमिटेड बोला गया है कि ए लिमिटेड के बैलेंस शीट में जो ट्रेड रिसीवेबल है ये फाइनेंशियल एसेट्स है या नहीं, इससे तो हमें क्लियर हो गया कि ये हाँ फाइनेंशियल एसेट्स है। लेकिन क्यों है फाइनेंशियल एसेट्स, क्यों है ये, तो इसको हम लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, ये देखो हम आंसर लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में पहले तो फाइनेंशियल एसेट्स का डेफिनेशन लिखेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम पूरा लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही ट्रेड रिसीवेबल्स से जो मैच करता है वही हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ फाइनेंशियल एसेट्स इज द एसेट्स वेयर देयर is a contractual
right to receive cash or another financial assets from another entity। यानी कि ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इज द एसेट्स, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स हम उसे बोलते हैं, ऐसे एसेट्स को बोलेंगे जहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट हो, हमारे पास राइट है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके तहत हमें पैसा रिसीव करने का हमारे पास राइट है। क्या रिसीव करने का? कैश, या तो हम कैश उससे रिसीव करेंगे या कोई अदर फाइनेंशियल एसेट्स हमें वो बदले में देगा फ्रॉम अनदर एंटिटी, यानी दूसरे एंटिटीज से। हाँ, अब इससे हम लिंक करेंगे अपने क्वेश्चन से। क्या बोला था कि ए लिमिटेड के पास एक ट्रेड रिसीवेबल्स है बैलेंस शीट में, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये फाइनेंशियल एसेट्स है या नहीं हमें ये बताना है। हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस ए लिमिटेड हैज कॉन्ट्रैक्चुअल right to receive cash from its trade receivables। अब देखो यहाँ पे हम डेफिनेशंस मैच हो रहा है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव, अब ए लिमिटेड जो गुड्स सोल्ड किया होगा अपने क्रेडिटर्स को, सॉरी अपने डेबिटर्स को क्रेडिट पे, उससे वो पैसा रिकवर कर सकता है कि नहीं। यदि वो पैसा नहीं देगा तो ये इस पे कानूनी कार्रवाई कर सकता है, इस पे कानूनी कार्रवाई करके इससे पैसा वसूल सकता है। इसके पास राइट है, ए लिमिटेड के पास राइट है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, इसके पास रिसीव कर सकता है। तो अब हम हेंस ट्रेड रिसीवेबल इज कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल एसेट्स, हम ट्रेड रिसीवेबल्स को फाइनेंशियल एसेट्स मानेंगे। ठीक है, अब एक इसका आंसर देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया है। देखो इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है, पहले इसने भी क्या क्या है, डेफिनेशंस लिखा है। अ फाइनेंशियल एसेट्स इज द एसेट्स वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव क्या, कैश या अनदर फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अनदर एंटिटी, किसी दूसरे एंटिटी से। तो ए लिमिटेड के पास तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है ही पैसा रिकवर करने का अपने कस्टमर्स से। इन द एबव केस, अब देखो डेफिनेशंस का जितना हमें इस ट्रेड रिसीवेबल के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है उतना ही डेफिनेशंस लिखा, उतना लंबा चौड़ा डेफिनेशंस लिखने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये लिखना है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अनदर एंटिटीज, ये सिर्फ हमें ये लाइन लिखना है। उसके बाद इस डेफिनेशंस को इस क्वेश्चन से लिंक किया है। इन द एबव केस ए लिमिटेड हैज़ द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और बैंक फ्रॉम इट्स ट्रेड रिसीवेबल्स रिकॉर्डेड इन इस बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि इसके बैलेंस शीट में जो ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्डेड था उससे वो कैश रिसीव कर सकता है, उसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है ए लिमिटेड के पास। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड ऑफ 40, हाँ ऑब्वियसली है कि 45 दिन के बाद ही वो रिसीव करेगा क्योंकि उसने क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। हाँ, यदि क्रेडिट पीरियड से 45 दिन से पहले वो पैसा दे देता है तो उसे 2% का डिस्काउंट पास कर देगा, और यदि डिले करेगा 45 डेज के बियॉन्ड तो उसे 10% का इंटरेस्ट रिकवर करेगा। हैंस ट्रेड रिसीवेबल वुड बी मीट द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। हाँ, हमने भी ये लिखा है, हैंस ट्रेड रिसीवेबल इज कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल एसेट्स, हो गया, हम इसे फाइनेंशियल एसेट्स मानेंगे।